चलिए दोस्तों, हम लोग फिजिक्स में हीट चैप्टर का टॉपिक विशिष्ट ऊष्मा पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट है क्या? एकांक द्रव्यमान पदार्थ के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस पदार्थ को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मतलब एकांक द्रव्यमान माने 1 kg द्रव्यमान में के ताप को अगर 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे क्या होता है? अधिक होता है। इसके कारण मोटर गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग करते हैं। इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, इसलिए मोटर गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग करते हैं। समुद्र के किनारे स्थित स्थल न अधिक गर्मी न अधिक ठंड पड़ता है। समुद्र के किनारे न स्थल ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा पड़ता है। सेक लगाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। सेक लगाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। बालू का विशिष्ट ऊष्मा कम होता है, जिसके कारण भुंजा भूजने बालू या नमक का प्रयोग करते हैं। इसका विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होता है, इसलिए बालू को भुंजा भूजने और नमक का प्रयोग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक गर्मी और अधिक ठंडा पड़ता है। पहाड़ के क्षेत्र में अधिक गर्मी और अधिक ठंडा पड़ता है। विशिष्ट ऊष्मा को C से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला था Q बराबर mc डेल्टा T। Q बराबर mc डेल्टा T फॉर्मूला है। Q विशिष्ट ऊष्मा है भाई। C विशिष्ट ऊष्मा को C से सूचित करता है। Q ऊष्मा है, Q ऊष्मा, M द्रव्यमान है, C विशिष्ट ऊष्मा है। इसका क्या चाहिए होता है? जूल प्रति किलोग्राम डिग्री C। डेल्टा T ताप में अंतर है। क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन बताया। 10 ग्राम जल का ताप 5 डिग्री C से 15 डिग्री C करने के कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी यदि जल का विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम C हो? बताइए दोस्तों। तो इसका M का मान 10 ग्राम दिया है। डेल्टा T मतलब ताप में अंतर दे दिया, 15 - 10 डिग्री C हो गया। C बराबर दिया है 1 कैलोरी। चलिए Q बराबर mc डेल्टा T 10 × 10 मतलब 100 कैलोरी। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है। 5 kg का जल का ताप 20 डिग्री C से 6 डिग्री C करने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी यदि जल का विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति ग्राम C हो? समझ में आए? जैसे M बराबर 5 kg दिया है, डेल्टा T ताप में अंतर 6 - 4 4 डिग्री C आया। C बराबर 4200 जूल प्रति किलोग्राम थी। Q बराबर इतना हो गया। Q बराबर mc डेल्टा T होता है, इसलिए M का मान 5 kg है और C का मान दे ले विशिष्ट में 4200 और इसका मान कितना? डेल्टा T अंतर के 4 है, निकाल देंगे तो 8400 जूल आ जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 400 ग्राम जल 20 डिग्री C तापमान पर, इनमें से 100 ग्राम जल जो 80 डिग्री C तापमान पर उसमें मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण का ताप बताएं। इसमें 400 ग्राम जल है 20 डिग्री C, 100 ग्राम जल में 80 डिग्री C, तो 1 डिग्री। तो हीट गेन बराबर हीट लॉस होता है। इसका फॉर्मूला होता है जितना हीट ग्रहण करेगा उतना ही लॉस होगा, इसलिए mc डेल्टा T गेन है, mc डेल्टा T इसमें होता है। तो M का मान 400, C का मान दे ले, अंतर कितना? x - 20 कर देंगे। इसका 100 × 80 - 6 कर देंगे। 80 - 1 दोनों में अंतर है ना, तो पूरे कितना बना? x कितना आ जाएगा? से निकलेगा। अब आएंगे गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। इसमें गैसों के दो विशिष्ट ऊष्मा होते हैं। पहला होता है नियत दाब पर गैस के विशिष्ट ऊष्मा यानी Cp। नियत दाब और गैस की विशिष्ट ऊष्मा। नियत दाब माने Cp प्रेशर, नियत आयतन पर गैस Cv। Cp और Cv इसी का फॉर्मूला होता है Cp बटा Cv बराबर गामा। माने प्रेशर बटा आयतन, नियत दाब पर नियत आयतन का मान हमेशा गामा का मान 1 से अधिक होता है। अब हम लोग आते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट। किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन अर्थात ठोस से द्रव या द्रव से गैस में बदलने के जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है
उस पदार्थ का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा को एल से सूचित करते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला Q बराबर एम एल होता है। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होगा? Q बराबर एम। Q ऊष्मा है, एम द्रव्यमान है, एल है लेटेंट हीट। Q ऊष्मा है, एल एम द्रव्यमान है, की लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा, बर्फ के गलन के गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। और बर्फ जितना बार गलता है उसका गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 80 पर ग्राम होता है। बाष्प और बाष्प के गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी बाष्प अगर बर्फ का गलन गलता है तो उसका 80 कैलोरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाष्प जब निकलता है, भाप निकलता है, उसमें 540 कैलोरी पर ग्राम चल जाता है हाथ। क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, जिसमें 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सी तापमान पर है। इसे 10 डिग्री सी तापमान के जल में बदलने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी यदि जल का विशेष ऊष्मा 1 ग्राम पर कैलोरी बर्फ का गुप्त ऊष्मा समझा। जिसमें 10 ग्राम को आगे 0 डिग्री सी बर्फ में बदलेंगे, फिर 0 डिग्री सी को 10 डिग्री तापमान के जल में बदलेंगे, तो कैलोरी 1 ग्राम दिया है और लेटेंट हीट इतना दिया है। इसलिए Q बराबर 0 डिग्री सी का बर्फ 0 डिग्री पानी में आगे जाएगा। मतलब 0 डिग्री का पानी 0 डिग्री के 10 डिग्री के पानी में आएगा। पहला 0 डिग्री का बर्फ 0 डिग्री के पानी में आएगा, फिर 0 डिग्री का पानी 10 डिग्री के पानी में आएगा। इसलिए Q बराबर एम एल और E प्लस एम सी डेल्टा टी होगा। Q तो पानी में तो विशिष्ट ऊष्मा एम सी डेल्टा टी, इसलिए Q बराबर 10 गुना 80 प्लस 10 गुना 1 गुना 10 900 कैलोरी आएगा। इसी कारण 20 ग्राम जल 80 डिग्री सी तापमान पर है। इससे 100 डिग्री सी के वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी यदि जल का विशेष ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम तथा उसकी गुप्त ऊष्मा इतना, तो 20 को 80 डिग्री सी 100 को वाष्प, तो कैलोरी इतना दिया है, इतना दिया लगा दे। 80 डिग्री सी जल 100 डिग्री सी के जल में बदल गया, फिर 100 डिग्री सी का जल 100 डिग्री के वाष्प, जल ही तो वाष्प में बदलता है, इसलिए Q बराबर एम सी डेल्टा टी, क्योंकि जल रहेगा तो एम सी, और जल को वाष्प में तो एम मिल। फार्मूला लगा दे 20 गुना 1 डेल्टा टी 20 है, अंतर दिया तो आपने अंदर प्लस 20 गुना 540 सबसे अधिक जलन देगा 100 डिग्री सी का जल, 80 डिग्री सी का वाष्प, 100 डिग्री सी का वाष्प सभी समान है। सबसे अधिक जलन देगा 100 डिग्री सी का जल नहीं देगा उतना, 80 डिग्री सी का वाष्प नहीं देगा, 100 डिग्री सी का वाष्प दे देगा भाई, ये चीज़ सही है। अब आप लोग आते हैं ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा संचरण की 3 विधि है। पहला है चालन यानी कंडक्शन। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण बिना स्थानांतरित हुए ऊष्मा का संचरण करते हैं, जिसे चालन विधि कहलाते हैं। जैसे ठोस पदार्थ का चालन विधि से बिना मतलब पदार्थ वही रहे, कण बिना स्थानांतरित हुए ऊष्मा का संचरण करता है, जिसमें ठोस पदार्थ चालन विधि से करते हैं। संवहन कन्वेंशन, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण स्थानांतरित होकर ऊष्मा का संचरण करते हैं। संवहन में ऊष्मा का कण का स्थानांतरण होता है, उसमें स्थानांतरण नहीं होता है और रेडिएशन में डायरेक्ट होता है। द्रव और गैस संवहन विधि से होता है। इसमें ठोस हो गया, ठोस इसमें हो गया कंडक्शन चालन में, संवहन में द्रव और गैस हो गया। विकिरण में ऊष्मा संचरण को विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगा, इस माध्यम को जरूरत है विकिरण का, इसमें सूर्य का ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर विकिरण विधि से पहुँचता है, डायरेक्ट पहुँचता है। जब किसी फ्रिज में ठंडा करने वाला मशीन लगाया जाता है, किसी फ्रिज में ठंडा करने वाला मशीन लगाया जाता है, फ्रिज के ऊपरी भाग में, फ्रिज के बीच के भाग में, फ्रिज के निचले भाग, मशीन को कहीं लगाया जा सकता है।
फ्रिज के ऊपरी भाग में आए तो ना नीचे आएगा, अगर नीचे लाए तो ऊपर नहीं जाएगा, ठंडा होगा नहीं करेगा। यदि गुरुत्वाकर्षण न रहे, तो निम्नलिखित में किस विधि से ऊष्मा का संचरण नहीं होगा? चालन, संवहन, विकिरण में से कोई संवहन में नहीं होगा। तो गुरुत्वाकर्षण है तो द्रव हो गया, इसका स्थानांतरण कैसे होगा? तीसरा है, दिन में हवाएं चलती है स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। दिन में हवाएं चलती है स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। दिन में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आता है, रात में दिन में समुद्र से स्थल से समुद्र। ऊष्मा संचरण के किस विधि में कण की आवश्यकता नहीं होती है? चालन, संवहन, विकिरण। थर्मस फ्लास्क में किस विधि में क्षय को रोका जा सकता है? चालन, संवहन, विकिरण। उससे कोई नहीं, इनमें से सभी। थर्मस में कांच का बर्तन लेने से चालन विधि से रुकता है। थर्मस फ्लास्क में कांच का बर्तन लेने से चालन विधि का क्षय रुकता है। थर्मस में कांच के दो दीवारों के बीच उत्पन्न करने से संवहन विधि से ऊष्मा का क्षय रुकता है। थर्मस के बर्तन को चिकना इसे विकिरण विधि से सारा तीनों से। अब न्यूटन के शीतलन नियम, न्यूटन कूलिंग लॉ का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 70 डिग्री से 50 डिग्री सी हो जाता है, तो अगले 10 मिनट में इस वस्तु का ताप 50 डिग्री से कितना हो जाएगा? 50 डिग्री से कितना हो जाएगा? 30 डिग्री से। किसी वस्तु का 10 मिनट में 70 से 50, अगले 10 मिनट में 50 से कितना होगा? 10 मिनट 70 से 50 हो गया, अगले 10 मिनट में 30 से अधिक होगा। किसी वस्तु का ताप 70 से 60 होने में 5 मिनट का समय लगेगा, 60 से 50 होने में से अधिक होगा, क्योंकि अधिक 70 से 60 में 5 मिनट, 60 से 50 होने में थोड़ा अधिक लगेगा, 5 मिनट से थोड़ा अधिक। 10 मिनट में किसी वस्तु की तापांतर और 10 मिनट का तापांतर वाई है, तो निम्न में से सही है x बड़ा होगा y से। किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 50 से 40 होता है, तो अगले 10 मिनट इसका 40 आंकड़े अपर्याप्त है। दिए गए प्रश्न वातावरण का तापमान ऊष्मा के लिए किरचॉफ का नियम, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अच्छा अवशोषक का मतलब अवशोषक को आने वाला, अच्छा उत्सर्जक होता है। इसमें ए से अवशोषण, ई से उत्सर्जन, टी से संचरण। इसमें आदर्श काले पिंड होते हैं, ए बराबर 0, ई से उत्सर्जन T1 होता है। आदर्श अवशोषण 1 होगा, ई 0 होगा, T1 होगा। यदि चाय को एक उजले कप काले कप में निकाला जाए, कौन चाय ठंडा हो जाएगा? काला ठंडा हो जाएगा। वातावरण, चाय को उजले कप और काले कप में निकाला जाए तो जल्दी कौन चाय ठंडा हो जाएगा? काला कप को बोला चाय। काला कप तब वाष्पन, द्रव के वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया किसी भी तापमान पर संभव है।
सुराही के जल में गर्मी के दिन में वाष्पीकरण दर अधिक होने से ठंडा हो जाता है। खोलना, ये चैप्टर खत्म।